हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास तक में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिनिश कर लिया था और आज हम लोग जो है स्लेव डायनेस्टी के दूसरे हाउस या दूसरे स्लेव डायनेस्टी के दूसरे सब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फाउंडर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी सब डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही आती है उसको फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी या शमसी डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके फाउंडर थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो हैं ये 1211 से 1236 तक इनका जो है वो करियर रहा। सो अर्ली करियर एंड एक्सेशन। शमशुद्दीन इल्तुतमिश was a slave of Qutbuddin Aibak. His father was an influential noble of the Ilbari tribe of the Turks. Being handsome and intelligent, Iltutmish excited the jealousy of his half-brothers who deceitfully handed him over to a slave trader. After passing through many hands, he was ultimately purchased by Qutbuddin Aibak in Delhi at an exorbitant price of 1 lakh jeetals. Iltutmish seems to have acquired good education and wide knowledge of Islamic world during the early days of his adversity. That is why he quickly rose to be the Amir-e-Shikar and son-in-law of his master within a decade. He was governor of the Iqtas of Gwalior and Baran in succession, or Baran, जो भी कहें. In 1206, he held the charge of Badaun as one of the most trusted lieutenants of Aibak. He was manumitted by Aibak long before the latter received such formal manumissions himself. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश के अर्ली लाइफ की बात की जा रही है। इनका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के एक स्लेव हुआ करते थे। इनके पिता जो है वो इलबारी ट्राइब, टर्क्स का जो इलबारी कबीला था उसमें इनके पिता एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नोबेल हुआ करते थे। इल्तुतमिश जो है वो काफ़ी हैंडसम और इंटेलिजेंट थे, दिमाग से काफ़ी तेज़ थे, दिखने में भी अच्छे थे। इस वजह से इल्तुतमिश के जो सौतेले भाई थे उनको इनसे जलन हो गई और उन्होंने इल्तुतमिश को धोखे से एक स्लेव ट्रेडर यानी कि जो गुलाम खरीदते बेचते हैं, इंसान को खरीदते बेचते हैं और गुलाम बना देते हैं, उनको बेच दिया। और फिर इल्तुतमिश को बहुत लोगों ने खरीदा बेचा और फाइनली इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के लिए 1 लाख जीतल दिए। जीतल जो है वो जो है कॉपर कॉइन्स थे और फिर जीतल वेयर द कॉइन्स यूज्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय टंकास भी चलते थे जो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। तो जीतल जो है वो कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे। 1 लाख जीतल जो है वो 2000 सिल्वर टंका के बराबर हुआ करता था। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट था किसी स्लेव के लिए। इल्तुतमिश जो है माना जाता है कि जब उनके लाइफ में ये एडवर्सरी चल रही थी, उनको धोखे से बेच दिया गया, इस बीच में इल्तुतमिश ने जो है इस्लाम का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया, जिस वजह से इल्तुतमिश जो है वो बहुत जल्दी अमीर शिकार के पोस्ट पर चले गए और फिर मतलब 10 साल के अंदर ही ये सब हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें ख़रीदा, उसके 10 साल के अंदर वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनकी शादी अपनी बेटी से भी करवा दी एंड ही बिकेम द सन इन लॉ। फिर इनको इक्ता मिला, ग्वालियर और बरन जो है बुलंदशहर भी कहते हैं। तो एक के बाद एक ग्वालियर फिर बुलंदशहर मिल गया। 1206 में इनको बदाऊं का भी जो है लेफ्टिनेंट बना दिया गया। बदाऊं के भी चार्ज मिल गए इनको और ऐबक ने इनको अपना मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट बना लिया। इट वॉज डन इन 1205-06 at the instance of Muhammad Ghori, who was deeply impressed by the performance of Iltutmish in the campaign against the Khokhars। और इनको जो बनाया गया लेफ्टिनेंट वो मोहम्मद घोरी के कहने पर बनाया गया। मोहम्मद घोरी जो हैं वो इल्तुतमिश के परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थे क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है वो खोखर्स के अगेंस्ट एक अच्छा कैंपेन चालू किया था।
It is all the more interesting because Muhammad Ghori himself had never bothered to issue formal letters of manumission for his own slave generals, including Tajuddin Yildiz, Nasiruddin Kubacha and Kutubuddin Aibak. ये एक बड़ी बात है क्योंकि मोहम्मद घुरी ने जो है वो अपने किसी जनरल के लिए फॉर्मल लेटर नहीं इशू किया मैन्यूमिशन का, बट इल्तुतमिश को मैन्यूमिशन के फॉर्मल लेटर्स दिए गए. Okay, now we can move forward. The Turkish nobility of Delhi did not approve of the hereditary succession of Aram Shah, an incompetent and unpopular ruler. They invited Iltutmish from Badaun to assume their leadership as Sultan. Aram Shah refused to abdicate but was defeated and disposed by Iltutmish in 1211. Okay, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे आराम शाह वो इतने कुछ लायक नहीं थे एज अ रूलर, कुछ ख़ास उनमें काबिलियत नहीं थी, इसलिए जो है जो भी नोबेलिटी थी दिल्ली सल्तनत की उन्होंने जो है उनका सपोर्ट ख़त्म हो गया. वो आराम शाह को सपोर्ट नहीं करने लगे और उन्होंने बदाऊं से इल्तुतमिश को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि आप आए और आप जो हैं दिल्ली के सुल्तान बन जाए. तो इल्तुतमिश आराम शाह ने जो है वो अपने तख्त को नहीं छोड़ा. तो आराम शाह और इल्तुतमिश में 1211 में लड़ाई हुई, जिसके बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजा बने, स्लेव डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान बने. Real founder of Delhi Sultanate. Iltutmish was the real founder of Delhi Sultanate. He made Delhi his seat of governance in preference to Lahore and proved to be very strong and capable ruler who enjoyed a long reign of 26 years. He strengthened the foundation of infant Turkish state in northern India by saving it from the internal forces of disintegration and external dangers. With effect from 1211, the center of political gravity shifted from Kannauj to Delhi, which came to occupy premier position as the capital of Hindustan. Delhi continued to enjoy this privileged status throughout the medieval period for over 500 years. तो इल्तुतमिश को जो है वो असली फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का. कुतुबुद्दीन ऐबक से ज़्यादा प्रेफरेंस इनको दी जाती है. तो कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के इंडिया में, बट रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाता है. इसके पीछे कुछ रीज़न है. एक तो ये रीज़न है कि इन्होंने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया कैपिटल, और फिर जो इन्फेंट टर्किश स्टेट था उसको स्ट्रॉन्ग किया, बाहर के भी प्रॉब्लम से और अंदरूनी प्रॉब्लम से भी डील किया. और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है जो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल लिया नहीं. इल्तुतमिश पहले थे जिन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया, इसलिए भी इनको रियल सुल्तान या रियल फाउंडर कहा जाता है. इसके बाद कहा जा रहा है कि 1211 से क्या हो गया, सेंटर ऑफ पॉलिटिकल ग्रेविटी इंडिया में जो थी वो कन्नौज से दिल्ली शिफ्ट हो गई इल्तुतमिश के दिल्ली को कैपिटल बनाने के बाद, क्योंकि दिल्ली जो है एक प्रीमियर पोजीशन बन गई और फिर वो कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान बन गई. दिल्ली जो है उसको एक प्रिविलेज स्टेटस मिलते रहा पूरे मेडिवल पीरियड में, हिस्ट्री के लगभग 500 साल तक. Rival Turkish nobles. The weak, though brief, rule of Aram Shah had encouraged disruptive and rebellious tendencies among the Turkish nobles. It threatened the disintegration of newly founded Turkish state in India. In spite of his victory over Aram Shah and the popular support of Turkish nobility of Delhi, Iltutmish's accession to the throne did not go unchallenged. Nasiruddin Kuwacha, the governor of Uch and Multan, occupied Lahore as well as declared his independence. Ali Mardan Khalji, who had succeeded to the governorship of Bengal and Bihar on the death of Muhammad bin Bakhtiyar Khalji in 1206, also stopped sending tribute to Delhi. Tajuddin Yildiz, the father-in-law of Kutubuddin Aibak, now the Sultan of Ghazni,
tried to assert his political dominance over Iltutmish by sending him royal canopy and robes of honor at the time of his accession. As a shrewd diplomat, Iltutmish pocketed the insult for a short while, albeit he never permitted Yeldoj to encroach upon his Indian possessions. Okay. तो यहाँ कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश का जो सुल्तान बनना था वो बहुत इजी नहीं रहा। भले ही आराम शाह जो हैं वो वीक थे और टर्किश नोबल्स ने इल्तुतमिश को सपोर्ट किया था, लेकिन इल्तुतमिश को जो है काफ़ी लोगों का चैलेंज भी सहना पड़ा, जिसमें सबसे पहले नासिरुद्दीन कुवाचा थे। ये जो है ये मोहम्मद घोरी के जो है एक स्लेव हुआ करते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का हिस्सा मिला था मोहम्मद घोरी के पोजीशन से, वैसे नासिरुद्दीन कुवाचा को उच्च और मुल्तान मिला था। तो नासिरुद्दीन कुवाचा ने उच्च और मुल्तान से वो आगे बढ़ गए जब इल्तुतमिश सुल्तान बने, और उन्होंने लाहौर को भी ऑक्यूपाई कर लिया और कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब अली मर्दान खलजी जो कि बिहार और बंगाल के गवर्नर बने थे जब मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, एक्चुअली ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुआ करते थे मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, तो बिहार और बंगाल की गवर्नरशिप उनको दी थी मोहम्मद घोरी ने। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव नहीं, मोहम्मद घोरी के स्लेव हुआ करते थे, तो उन्होंने दिया हुआ था बिहार और बंगाल की गवर्नरशिप इनको। तो जब मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी मर गए तो शिफ्ट हो गया, इनका जो भी पावर था वो अली मर्दान खलजी को चला गया, और इन्होंने भी इल्तुतमिश को ट्रिब्यूट भेजना बंद कर दिया जो इल्तुतमिश से पहले भेजी जाती थी। तीसरे दुश्मन जो इल्तुतमिश के आए ये हैं ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज वही हैं जिनकी बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी हुई थी मोहम्मद घोरी के कहने पर। तो ताजुद्दीन यलदौज जो हैं ये गजनी के सुल्तान थे, और ये जो है ये कोशिश करे, जैसे इल्तुतमिश जो है वो थ्रोन पर आते हैं तो ताजुद्दीन यलदौज ये कोशिश में लग जाते हैं कि इल्तुतमिश से खुद को सुप्रीम दिखाना है। थोड़े समय तक तो इल्तुतमिश भी सहते हैं, लेकिन बाद में ये जो है उनको कभी भी यलदौज को जो है इंडियन पोजीशंस लेने का हक नहीं देते। अभी हम लोग जो हैं ताजुद्दीन यलदौज के ही लिक्विडेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक करके सारे दुश्मन को जैसे कैसे ख़त्म किया इल्तुतमिश ने वो पढ़ेंगे। तो ताजुद्दीन यलदौज का लिक्विडेशन। As luck would have it, Yaldoj himself was defeated and driven out of Ghazni by Alauddin Muhammad the Khwarizm Shah soon afterwards. He retreated towards Punjab and laid to claim to the throne of Delhi on the basis of being the senior most Ghurid officer. Iltutmish gave him a crushing defeat at Tarai. Yaldoj was taken prisoner and put to death after a brief confinement at Badau. It was a great achievement of Iltutmish. It eliminated one of his most serious rivals from the scene of action and also saved Turkish Sultanate of Delhi from the foreign domination of Ghazni. तो यलदौज जो है उनको गजनी मिला हुआ था मोहम्मद घोरी से, और ये जो है जब इल्तुतमिश आए थ्रोन पर तो क्या हो गया कि गजनी पर ख्वारिज़्म शाह का अधिकार हो गया। ख्वारिज़्म शाह जो है अलाउद्दीन मोहम्मद, उन्होंने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया, तो उन्होंने ताजुद्दीन यलदौज को हरा दिया और भगा दिया गजनी से। तो यलदौज जो है वो पंजाब की तरफ आए और फिर क्या कहा कि दिल्ली पर उनका राज चलेगा, क्योंकि वो मोहम्मद घोरी के सारे ऑफिसर्स में सबसे सीनियर है। इल्तुतमिश और यलदौज में भिड़ंत हो गई और इल्तुतमिश ने यलदौज को बड़े अच्छे से हरा दिया, और फिर कुछ समय तक तो उन्हें बंदी बनाया गया, फिर मार दिया गया, और इससे जो है इल्तुतमिश के सबसे सीरियस राइवल, सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया। और भारत की जो नई दिल्ली सल्तनत बनी हुई थी वो भी फॉरेन डोमिनेशन, क्योंकि गजनी के मास्टर थे यलदौज को गजनी का पार्ट मिला हुआ था, तो गजनी के डोमिनेशन से बची और हिंदुस्तान की जो एम्पायर थी मोहम्मद घोरी की वो इंडिपेंडेंट रह पाई। अब ये दूसरे स्लेव नासिरुद्दीन कुवाचा थे मोहम्मद घोरी के, इनकी भी इल्तुतमिश के साथ भिड़ंत हुई। तो यलदौज को हराने के बाद नासिरुद्दीन कुवाचा ने जो है लाहौर ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इल्तुतमिश ने जो है एक लार्ज आर्मी के साथ जो है इल्तुतमिश ने भेजा
इन्हें. On being challenged by Iltutmish at the head of a large army, he however retreated towards मुल्तान. तो लाहौर ऑक्यूपाई कर लिया था नासिरुद्दीन कुवाचा ने, लेकिन जब इल्तुतमिश ने एक लार्ज आर्मी भेजी तो ये वापस से लाहौर से हट के मुल्तान चले गए. इल्तुतमिश ने इन्हें बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छे से जो है ना हॉट चेस दिया एंड डिफीटेड हिम एट मंसूरा. इल्तुतमिश ने जो है इनको पहले तो इनका पीछा किया और फिर मंसूरा में नासिरुद्दीन कुवाचा को हरा दिया, चिनाब नदी के किनारे. इल्तुतमिश ने जो है refrained from marching upon Sindh because of his anxiety to safeguard northwest frontier in the face of rapidly deteriorating political situation in Central Asia. पर इस समय सेंट्रल एशिया के पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थे, तो इसलिए इल्तुतमिश जो है वो आगे नहीं गए और वो सिंध की तरफ नहीं जा करके क्योंकि उनके मन में ये था कि वो अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जो है वो बचा लें, क्योंकि सेंट्रल एशिया में सिचुएशन गड़बड़ हो रही थी. और ऐसे में क्या होता, क्योंकि मंगोल्स वगैरह वाला चीज़ जो है अभी पीक में था सेंट्रल एशिया पर, तो डर था कि वो इंडिया पर भी ना अटैक कर दें. नासिरुद्दीन कुवाचा देयरफॉर कंटिन्यूड टू रूल. इसलिए सिंध पर नासिरुद्दीन कुवाचा जो है वो रूल करते रहे इंडिपेंडेंट रूलर की तरह 1227 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई. अब तीसरे आए मंगोल्स. तो मंगोल्स के ही वजह से वो जो है इल्तुतमिश जो है उन्होंने सिंध पर ऑक्यूपाई नहीं किया. तो मंगोल्स थे कौन? ये नोमैडिक लोग थे जो कि अपलैंड्स ऑफ टर्टरी से आए हुए थे और इन्होंने जो है स्प्रेड फायर एंड स्वॉर्ड इन इस्लामिक वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज़ खान. और चंगेज़ खान के लीडरशिप में इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था. मंगोल्स जो हैं हैड नॉट येट एंटर्ड द फोल्ड ऑफ इस्लाम. अब तक वो मुस्लिम नहीं बने थे, अब तक उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया था. दे वेयर शैमनिस्ट्स बाय फेथ विच वॉज वेरीड फ्रॉम फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म. तो मंगोल्स एक्चुअली में क्या थे? शैमनिस्ट थे फेथ से, जो कि बुद्धिज़्म का ही एक फॉर्म हुआ करता था. तो मंगोल्स बेसिकली बुद्धिस्ट थे जो बाद में इस्लामिक बन जाते हैं. अलाउद्दीन मोहम्मद जो कि ख्वारिज़्म शाह थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम मोनार्क ऑफ हिज एज, हैड टू ईट अ हम्बल पाई एट देयर हैंड्स. मतलब इन्होंने हरा दिया था गजनी में यलदौज को, लेकिन इनको भी जो है ये इतने बड़े शहनशाह थे, लेकिन इनको भी जो है मंगोल्स के आगे घुटने टेकने पड़े थे. और ये जो है मंगोल्स से बच करके कैस्पियन की तरफ चले गए, जबकि इनके जो बड़े बेटे थे अलाउद्दीन मोहम्मद के, जिनका नाम जलालुद्दीन मंकबरनी था, ये जो है ये भाग के अफ़गानिस्तान चले गए कि चंगेज़ खान से बच जाए. पर चंगेज़ खान ने इनको फॉलो किया. मकबरनी जो है वो इंदस वैली में घुस गए और फिर इल्तुतमिश से उन्होंने मदद मांगी मंगोल्स के खिलाफ. The latter put his envoy to death and refused to oblige the Khwarizm prince by sending a diplomatic reply that the climate of India would not suit him. तो क्या किया? इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि हम तो मदद नहीं कर पाएंगे आपकी, क्योंकि और फिर ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भारत का जो मौसम है वो ख्वारिज़्म के प्रिंस को सूट नहीं करेगा. इसी समय पर इन्होंने जो है मंकबरनी को दिल्ली में घुसने से भी रोका. मंकबरनी जो है उन्होंने खोकर्स के साथ मिल करके एक अलायंस किया. इस समय जलालुद्दीन मंकबरनी को जब इल्तुतमिश नहीं घुसने दे रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने खोकर्स के साथ एक मैरिज अलायंस किया, उनके चीफ के डॉटर के साथ जो है शादी करके. और फिर क्या किया? सिंध को इन्वेड कर दिया, जहाँ पर कुवाचा के साथ जो है ही केम इन टू क्लैश विद कुवाचा टू अ ग्रेट रिलीफ ऑफ इल्तुतमिश. और कुवाचा पहले से भी इल्तुतमिश के दुश्मन हुआ करते थे और कुवाचा सिंध पर रूल कर रहे थे, तो जलालुद्दीन मंकबरनी ने अगर सिंध पर अपना हुकूमत चला लिया तो ये इल्तुतमिश के लिए अच्छी बात ही थी. बट इल्तुतमिश ने जो है इनको जो है दिल्ली नहीं घुसने दिया, कहा कि नहीं, दिल्ली में सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चल सकता है. बाय हिज डिप्लोमेटिक स्ट्रोक he saved himself from the wrath of Changez Khan and the country from the fury of Mongol hordes. The scorching heat of the Indian summer was not to taste of the Mongols, who retraced their step towards Central Asia. Some of them, however, made settlements beyond Indus and proved a source of nuisance to the Sultanate later on. Having failed to establish a foothold on the Indian soil, Jalaluddin Mankbarni also left for Khurasan.
his homeland in 1224. Iltutmish was so much scared of the Mongol terror that until after the death of Genghis Khan in 1227, he did not launch any military expedition for the occupation of western Punjab or Sindh. इल्तुतमिश ने जो है अपने रणनीति से जो है खुद को चंगेज़ खान से और हिंदुस्तान को मंगोल्स के अटैक से बचा लिया। इतनी गर्मी थी उस समय, स्कॉर्चिंग हीट का सीज़न था इंडिया में, तो मंगोल्स आए भी और फिर वो वापस चले गए क्योंकि उनको वेदर सही नहीं लगा। पर कुछ मंगोल्स थे जो कि इंडस वैली में सेटल हो गए, जो बाद में सुल्तान और दिल्ली सल्तनत, जो बाकी के सुल्तान और दिल्ली सल्तनत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे। जलालुद्दीन मंगबर्नी कुछ समय तक भारत में रहे और उसके बाद वो जो है खुरासन चले गए, जो उनका होमलैंड था। इल्तुतमिश मंगोल्स से इतने डरे हुए थे कि कुछ मंगोल्स जो बस गए थे इंडस के अगल बगल, तो जब तक चंगेज़ खान की डेथ नहीं हुई 1227 में, तब तक इल्तुतमिश ने जो है कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च ही नहीं किया मंगोल्स के अगेंस्ट। हैड चंगेज़ खान डिसाइडेड टू मार्च अपॉन इंडिया इन 2021, Turkish Sultanate of Delhi would have collapsed and disappeared forever. अगर चंगेज़ खान भारत आ जाते तो जो दिल्ली की टर्किश सल्तनत बनी थी नई नई, ये जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। अब है रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान एंड सिंध। इल्तुतमिश heaved a sigh of relief when he heard the death of Genghis Khan in 1227. It was then he launched an offensive against Nasiruddin Kuwacha from two sides, Lahore and Delhi. जब इल्तुतमिश को पता चला कि चंगेज़ खान नहीं है अब, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो जो है अब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने कुवाचा को क्या किया हुआ था, एज अ बफर स्टेट कुवाचा के रीजन को बना दिया था मंगोल्स और इंडिया के बीच में, ताकि अगर मंगोल्स अटैक भी करने की सोचे इंडिया पर तो वो पहले कुवाचा पर अटैक करें। लेकिन जब चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने दो तरफ से, दो फ्रंट पर अटैक किया मंगोल्स पर, एक तो लाहौर की तरफ से और दूसरा दिल्ली की तरफ से। मुल्तान और उच्च जो है वो जो है कुवाचा ने कैप्चर कर लिया था, वॉज बिसीज्ड इन द फोर्ट ऑफ भाकर ऑन द बैंक ऑफ इंडस। और कुवाचा जो है वो किले में छुपा हुआ था, इंडस के वहाँ पर भाकर किला था वहाँ पर। और surrounded from all the sides by the enemy and totally exhausted, Kuwacha made his last bid to escape by plunging into the river and was drowned. हर तरफ जो है चारों ओर से कुवाचा को घेर लिया गया था, तो कुवाचा जो है उन्होंने अपना आखिरी जो है ना लास्ट लक कहते हैं ना, तो आखिरी कोशिश की बचने की, तो वो इंडस में कूद गए और वहाँ से वो जो है वो सोचे कि उधर से वो भाग जाएंगे, बट वो जो है क्या हो गया, डूब गए। The Sumra ruler of Debal principality hastened to acknowledge the suzerainty of Iltutmish soon after. और सुमरा रूलर जो थे देबल के, उन्होंने जो है तुरंत कहा इल्तुतमिश की जो है सुप्रीमेसी मान ली खुद पर। इल्तुतमिश प्लेस द प्रोविंसेस ऑफ मुल्तान एंड सिंध अंडर द चार्ज ऑफ टू सेपरेट गवर्नर। और इल्तुतमिश ने जो है मुल्तान और सिंध को दो अलग अलग गवर्नर्स के हाथ में दे दिया। उसके बाद है रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल, एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश सक्सेशन टू द थ्रोन, अली मर्दान हैड सेट अप एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल with his capital as at Lakhnauti. He was put to death because of his oppressive rule by his own rebellious officer who raised Hasanuddin Iwaz Khilji to the throne. The latter assumed the title of Sultan Ghiasuddin and proved to be a successful ruler. He conquered Bihar, suppressed the refractory Hindu chieftains and earned a name for himself for the public welfare activities. तो इल्तुतमिश के समय में अली मर्दान जो है वो बंगाल में रूल किया करते थे। लखनौती उनका जो है कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुई करती थी। लेकिन अली मर्दान को जो है उन्हीं के लोगों ने मार दिया, क्योंकि अली मर्दान जो है वो काफ़ी ऑपरेसिव रूल किया करते थे। और लोगों ने फिर हसनुद्दीन इवाज़ खिलजी को जो है थ्रोन पर ले आए और उनको सुल्तान बना दिया।
और वो जब सुल्तान बने तो उन्होंने जो है घियाज़ुद्दीन का नाम लिया, सुल्तान घियाज़ुद्दीन। और वो बंगाल और बिहार के एक अच्छे रूलर बन के उभरे। जो भी हिंदू चीफ्टेंस थे, जो हिंदू नोबेल्स थे या जो भी उनसे लड़ रहे थे, उन्होंने उनको आराम से कॉन्कर कर लिया और बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम किए। 1225 से 26 में सदन बिहार जो है उसको इल्तुतमिश ने वापस से कैप्चर कर लिया मलिक अलाउद्दीन जानी से। और फिर वहाँ पर सदन बिहार में, दक्षिणी बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है इल्तुतमिश ने गवर्नर बना दिया। घियाज़ुद्दीन ऑल्सो एक्सेप्टेड नॉमिनल सुजरेनिटी ऑफ दिल्ली सून आफ्टर इल्तुतमिश रिटर्न। हाउएवर घियाज़ुद्दीन repudiated the agreement and reoccupied Bihar. Thereupon Naziruddin Mahmud, the eldest son of Iltutmish, then governor of Oudh, launched a surprise attack upon Lakhnauti in 1226 and conquered it. Ghiyazuddin was defeated and put to sword. Iltutmish appointed his son to be the viceroy of Bihar and Bengal, but the sudden death of the latter led to yet another uprising at Lakhnauti, which was suppressed by Iltutmish himself in 1230-31। तो क्या हो गया कि इल्तुतमिश ने जो है वो दक्षिणी बिहार को अपने अंदर कर लिया। तो घियाज़ुद्दीन ने भी जो है कहा कि हम भी मानते हैं कि आप हमारे सुप्रीम हो, और इल्तुतमिश को अपना सुप्रीम मान लिया। लेकिन जैसे इल्तुतमिश दिल्ली की तरफ वापस रवाना हुए, घियाज़ुद्दीन ने जो है जो भी क्लॉजेस साइन किए थे, जो भी किया था वो सब ख़त्म, और उन्होंने वापस से जो इल्तुतमिश ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया था बिहार का, जहाँ पे अलाउद्दीन जानी को गवर्नर अपॉइंट किया था, वो वापस से घियाज़ुद्दीन ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये सब जब नसीरुद्दीन महमूद को पता चला, जो इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो अवध पे रूल भी किया करते थे, तो उन्होंने सरप्राइज़ अटैक किया लखनौती पर, जो कि घियाज़ुद्दीन का कैपिटल हुआ करता था। घियाज़ुद्दीन को हराया गया और उनको मार दिया गया। इल्तुतमिश जो है उन्होंने अपने बेटे को बिहार और बंगाल का राजा बना दिया या सुल्तान बना दिया, पर अचानक से उनकी डेथ हो जाने की वजह से उनके बेटे की, इल्तुतमिश को जो है बिहार और बंगाल में जो अपराइजिंग थी वो खुद ही शांत करनी पड़ी। In order to bring the region under his effective control, Iltutmish appointed 2 separate governors। और अब बिहार और बंगाल को अपने अंदर अच्छी तरीके से लाने के लिए इल्तुतमिश ने जो है 2 अलग अलग गवर्नर बनाए बिहार और बंगाल में। अभी है कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स। So, the Hindus of the Gangetic Valley and central India were not reconciled to the loss of their independence. Some of their leaders took up arms against the Turkish forces of occupation immediately after the death of Muhammad Ghuri. Qutbuddin Aibak avoided direct confrontation with them and suffered the loss of towns like Kannauj, Banaras, Kalinjar, Gwalior. Aram Shah's weak rule further encouraged them to reconquer their lost territories. Turkish armies were turned out of Rajputana. During the 15 years of reign, Iltutmish also failed to take any actions against them because of his conflict with the rival Turkish noble and preoccupation of NWFP. He launched a full-fledged campaign against the Rajput in 1226. Ranthambore was recovered from Chauhan's first. Mandsaur, the head of quarters of Parmars, was acquired next. क्या कहा जा रहा है कि हिंदू जो थे गैंगेटिक वैली के, तो जब मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई तो जो भी उन्होंने एरिया को ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने हिंदूज जो है उन्होंने वापस से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया उन एरियाज़ में। इसी समय पर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक रूल किया करते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ से कन्नौज, बनारस, कालिंजर, ग्वालियर ये सब चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए और इन्होंने फिर से राजपूत को मौका दे दिया कि वो और भी चीज़ें अपने कैप्चर वापस से ले पाए जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि आराम शाह काफ़ी वीक रूलर थे। अपने करियर के 15 साल तक इल्तुतमिश ने भी राजपूतों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन 1226 में इल्तुतमिश ने जो है अपना एक बहुत ही मजबूत कैंपेन चलाया राजपूतों के अगेंस्ट और रणथंभौर को चौहान से ले लिया। उसके बाद मंदसौर को जो है परमार से भी ले लिया। चौहान रूलर ऑफ जेलोर को जो है इल्तुतमिश ने कहा कि आप हमारी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करो,
और इसके बाद बयाना, अजमेर, सांभर, इन सबको भी जो है लड़ाई करके राजपूत से वापस लिया गया। जोधपुर स्टेट का एक बड़ा सा एरिया जिसमें नागौर का शहर भी आता था, वो भी लिया गया। परिहर रूलर ऑफ ग्वालियर वॉज सब्जुगेटेड इन 1230-31 आफ्टर अ लॉन्ग सीज ऑफ फोर्ट। और परिहर लोगों को क्या कर दिया गया कि उनके किले को घेर लिया गया, तो फिर उन्होंने भी इल्तुतमिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। फिर इल्तुतमिश ने जो है नगाड़ा, जो कि गुहिलोट्स का कैपिटल हुआ करता था, उस पर अटैक किया और फिर राणा क्षेत्र सिंह को डिफीट कर दिया। इल्तुतमिश आर्मी वॉज ऑल्सो रेपल्स्ड विथ हैवी लॉसेस बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। इल्तुतमिश की आर्मी जो है उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुई। गुजरात चालुक्याज जो गुजरात में रूल किया करते थे, उनसे इल्तुतमिश की आर्मी को बहुत ही लॉस हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने मालवा पर अटैक किया और फिर भिलसा और उज्जैन को के जैसे शहरों को लूट लिया। गैंगेटिक वैली के इस कैंपेन को जो है इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट, उनके अंदर में लॉन्च किया गया। बदाऊं, कन्नौज, बनारस को जब कॉन्कर किया गया हिंदू चिफ्टेंस से। काटेहार या फिर रोहिलखंड जो है विथ इट्स कैपिटल अच्छीहत्रा was also conquered after a long struggle। तो काटेहार मतलब रोहिलखंड को भी कैप्चर किया गया बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद। 1 लाख से ज़्यादा टर्किश आर्मी जो थी या टर्किश सोल्जर जो थे, सिपाही जो थे, माना जाता है कि इन सारे कैंपेन में 1 लाख से ज़्यादा टर्किश सिपाही जो है उन्होंने अपने जान गंवाए। 1235 में इल्तुतमिश ने एक अटेम्प्ट किया कि वो खोकर्स को जो है वो अपने अंदर ला पाएँ और बनियान टाउन को जो है वो जो है सॉल्ट रेंज का पावर सेंटर बना पाएँ। लेकिन खोकर्स शोड नो साइंस ऑफ अपीजमेंट, बट खोकर्स ने जो है इनको मतलब कोई इनसे ना हारे, ना ही इनको सुप्रीमेसी इनका एक्सेप्ट किया। एग्जॉस्टेड बाय कंटिन्यूअस वॉरफेयर, इल्तुतमिश फेल सिक एंड रिटर्न टू दिल्ली। और ये लगातार लड़ने से इल्तुतमिश जो है वो थक गए और बीमार पड़ गए। फिर इसलिए इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की तरफ वापस से रवाना हो गए। और फिर 1236 में अप्रैल में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश को जो है एक बड़ी ही खूबसूरत कब्र में दफनाया गया, बहुत ही बड़े से कब्र में दफनाया गया, जो इल्तुतमिश ने खुद के लिए खुद ही बनवाया था दिल्ली में। तो यहाँ तक है इल्तुतमिश के लाइफ के बारे में जो भी हमने पढ़ा। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डू अबाउट द एस्टिमेट ऑफ इल्तुतमिश लाइफ एंड ऑल अदर थिंग्स और उसके बाद फिर हम लोग जो है सक्सेसर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।